बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली कंप्लीट आईएसएसबी की गाइडेंस पे है। बेटा मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो एज सच कोई 2-4 मिनट का नहीं होता। एज यू नो, आप आईएसएसबी यानी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी करें तो याद रखें, शॉर्टकट से आईएसएसबी क्लियर नहीं। सो आईएसएसबी कंप्लीट गाइड में आज मैं आपको ये व्हाट इज आईएसएसबी 2, आप कैसे आईएसएसबी क्लियर कर सकते हो, हर स्टेप के बारे में गाइड। अगर आपके पास टाइम हो तो इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा, या ये जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन लेक्चर सीरीज को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। अगर आप शॉर्टकट्स वाले हैं तो प्लीज इससे दूर रहें। मेरा मेथड थोड़ा सा अलग होता है, आसान जुबान में समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, बच्चों की तरह समझाऊंगा, और जब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा उसको बार बार रिपीट करूंगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, बट आप पहले एक दफा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। करने से पहले दो तीन मेरी नसीहतें हैं। कंप्लीट लेक्चर लेने, जब आप कंप्लीट लेक्चर लोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट आईएसएसबी, दैट आईएसएसबी है सिंपल। और अगर मुझे फॉलो करना है देन एक बात याद रखिएगा, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज को ट्रीट करना चाहता हूँ। सो आपकी जो भी पर्सनैलिटी होगी उसकी असेसमेंट हम इंशाल्लाह आफ्टर दीज लेक्चर्स जरूर करेंगे। आप लोग जानना चाहते होंगे मैं कौन हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं खुद पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व कर चुका हूँ एज ए ट्रेनिंग, बिकॉज ड्यूरिंग ट्रेनिंग मुझे कुछ इश्यूज हो गए थे एंड आई गॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स आफ्टर 71 days. So our today's lecture is about ISSB complete guide. What is ISSB? Firstly, टेल मी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आईएसएसबी बेसिकली है क्या? क्या समझते हो आप आईएसएसबी को? क्या आईएसएसबी एक टेस्ट है? नो no. अगर आप ये समझते हैं कि आईएसएसबी एक टेस्ट है, यू आर टोटली रॉन्ग। आईएसएसबी एक टेस्ट नहीं है बल्कि एक कमेटी है जिसमें 3 तरह के ऑफिसर्स होते हैं जो आपको 18 तरह से चेक करते हैं। 18 तरह से मीन्स 18 टाइप्स के टेस्ट वो आपसे लेते हैं। इसमें इंटरव्यूज होते हैं बेटा, इसमें आपकी प्रैक्टिकल चीजें देखी जाती हैं, इसमें यह देखा जाता है कि आप जो बोलते हैं क्या एक्शन भी वैसा ही करते हैं। अगर तो आपके एक्शंस, आपकी स्पीकिंग थिंग्स जो आपने वर्बली बोली हैं और जो आपने लिखी हैं ये सेम हो तो आप सिलेक्ट कर लिए जाते हो, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैंने सारी की सारी आईएसएसबी को कंक्लूड कर दिया है सिर्फ एक लाइन में। अगर आपकी जो आपने वर्ड्स बोले हैं, जो वर्ड्स आपने लिखे हैं और जो एक्शन आपने किए हैं, अगर ये तीनों सेम हैं तो आप सिलेक्ट, अदरवाइज आप रिजेक्ट। बात इधर ही खत्म हो जानी चाहिए, बट हम इस बात को मजीद आगे लेके जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। व्हाट इज आईएसएसबी? फर्स्ट थिंग, आईएसएसबी का पर्पस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक पर्पस बता देता हूँ। ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना। आप पीएमए में जाना चाहते हो यानी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर बनना चाहते हो। आप पीएफ में जाना चाहते हो एज ए जीडी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज ब्रांच। आप पीएन कैडेट यानी पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका, या आप गर्ल्स हैं लेडी कैडेट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जीडीएमओज में आप जाना चाहते हो, आप एसएससी या सीएससी में अप्लाई करना चाहते हो इन पाकिस्तान आर्मी नेवी, तो आपके इनिशियल्स के बाद आपकी आईएसएसबी इसलिए ली जाती है ताकि आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट की जा सके। आया कि आप जो बोलते हैं क्या वो करते हैं और आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। इन सारी चीजों की असेसमेंट के लिए बेटा आपका आईएसएसबी लिया जाता है। इसमें डिफरेंट टेस्ट है और डिफरेंट आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के ऑफिसर्स आपको एसेस करते हैं। ये 4 से 5 दिन का बेटा प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको आफ्टर दैट आईएसएसबी की फिलॉसफी पे डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ आईएसएसबी? बेटा आप स्किल्स सीख सकते हो,
अगर आप एक वेल्डर बनना चाहो, आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहो, आप एक इंजीनियर बनना चाहो, तो आप बन सकते हो बाय स्टडिंग। सीखने वाली जो चीज है आप सीख सकते हो, आपका कोई उस्ताद हो। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका करेक्टर बिल्ड हो, तो करेक्टर को लाइक कोई स्किल की तरह बिल्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है। हम आपको वेपन्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, टेक्टिक्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, एकेडमिक्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम आप में कर्ज को बिल्ड नहीं कर सकते। हम आप में ऑनेस्टी को बिल्ड नहीं कर सकते। हम आप में लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड नहीं कर सकते। वो आप खुद कर सकते हो, योरसेल्फ। यस। कोई आप में ब्रेवरी बिल्ड नहीं कर सकता। कोई आप में करेजियस बिल्ड नहीं कर सकता। कोई आपके पॉजिटिव माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता। कोई आपके नेगेटिव माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता। वो आप खुद हो जो इसको चेंज कर सकते हो, अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हो। यही क्वालिटीज देखने के लिए तो आईएसएसबी में वो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, जीटीओज बैठे हुए हैं, आपको असेस करने के लिए कि आपने वो क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड की हैं, या आप एक सिविलियन की तरह जिसे इन क्वालिटीज से कोई मतलब। हर सिविलियन के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, ये बात याद रखें। सिर्फ फर्क क्या होता है, इन क्वालिटीज पे वर्क करना, इन क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना। अगर आपको इन क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना आता है, इट मींस आपका करेक्टर पहले से बिल्ड है। अगर आपका करेक्टर बिल्ड है तो आप आईएसएसबी की फिलॉसफी पे पूरा उतरते हैं, एंड आप सिलेक्ट हो सकते हैं, और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको आईएसएसबी के बारे में पता चल गया कि आईएसएसबी क्या है। ये भी पता चल गया कि आपने 4 से 5 दिन रहना है। रहना कहाँ है, करना क्या है वहां पे जा। तो आईएसएसबी के बेसिकली देर आर 4 स्टेशंस, और यू कैन से आईएसएसबी सेंटर्स। द फर्स्ट वन इज कोहाट, इसको मेन आईएसएसबी सेंटर भी कहते हैं। सेकंड वन इज मलेर कराची। थर्ड वन इज गुजरावाला। एंड द फोर्थ वन इज फॉर बलोचिस्तान कैंडिडेट्स लाइक क्वेटा। ठीक है। सो आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे 4 से 5 दिन रहना होता है, और डिफरेंट टेस्ट में से गुजरना होता है। मैं आपको तमाम डेज की डिटेल अब बताने जा रहा हूँ। सेकंड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, वो है अब आप लोगों को आईएसएसबी की डे बाय डे असेसमेंट देना, कि हर दिन में होता क्या है। हम हर डे को इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट द फर्स्ट वन इज कि हम इसका एक ओवरव्यू देखें कि डेज में होता बेसिकली क्या है। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग डे। अच्छा, ये मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, जब मैं था एयरफोर्स में तब के लेक्चर्स, जब मैं ये असेसमेंट में से गुजर रहा था। बट आप इसको इस तरह से समझें कि डे वन इज एज रिपोर्टिंग। एंड रिपोर्टिंग डे में बेटा क्या होता है आपके साथ, आप रिपोर्ट करते हो सेंटर में, या इसे आप अराइवल डे भी कह सकते हो। ठीक है, अराइवल डे। आप आईएसएसबी सेंटर में जाकर रिपोर्ट करते हो। आफ्टर रिपोर्टिंग आपसे डिफरेंट आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है, खाना वगैरह आप खाते हो, आपकी फॉर्म फिलिंग होती है। अब तो सारी फॉर्म फिलिंग तकरीबन ऑनलाइन हो गई है। पहले फॉर्म्स पे होती थी फॉर्म फिलिंग, अब ऑनलाइन आपने फॉर्म अपना फिल करना होता है। आफ्टर दैट ऐसे राइटिंग होती है, जिसमें आपने मैक्सिममली जो ऐसे होता है वो आपकी इंसिडेंट राइटिंग पे होता है। आपने अपने बारे में कोई इंसिडेंट बताना होता है, कोई अच्छा इंसिडेंट, बुरा इंसिडेंट, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। आफ्टर दैट इंसिडेंट आपको अरेस्ट हो जाती है। तो डे वन हम एज ए ट्रीट करते हैं कि ये अराइवल डे है, रिपोर्टिंग डे है। ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास बेटा डे टू आ जाता है। हमारे पास कौन सा दिन आ जाता है, डे टू आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे, इसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का दिन भी कहते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, इनको मैं माइंड एक्सरे कहता हूं। इस दिन को मैं क्या कहता हूं, माइंड एक्सरे। क्यों माइंड एक्सरे कहता हूं, आपकी जो हिडन पर्सनैलिटी होती है ना, इनडायरेक्ट मेथड्स के जरिए, ये याद रखना, इनडायरेक्ट मेथड्स के जरिए आपकी जो पर्सनैलिटी होती है हिडन, साइकोलॉजिकल टेस्ट में सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट,
ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं आपकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के। सो इनडायरेक्ट मेथड्स के जरिए आपकी पर्सनैलिटी को एक साइकोलॉजिस्ट जज करता है डे 2 में आईएसएसबी के। इसे कहते हैं जी साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें मैकेनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट होता है, आपका ओपीआई टेस्ट होता है जिसे हम ओमनिबस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री कहते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, इसमें आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, इसमें आपका पिक्चर स्टोरी या पॉइंटर स्टोरी भी एक होती है वो होता है, इसमें आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, इसमें आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। लाइक सारे टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ना, वो आपने राइट करने होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं, ये याद रखें। डे 2 एक हार्ड डे होता है जिसमें आपने लिखना है लिखना है लिखना है। अब एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दैट ये जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है ये होता क्या है। आपको कुछ सेंटेंसेस लाइक 26 सेंटेंसेस इन उर्दू एंड 26 सेंटेंसेस इन इंग्लिश दिए जाते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। लाइक आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, माई वीकनेस इज। अब एक जुमला आ जाता है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब एक आपको एक सेंटेंस आ जाता है माई वीकनेस इज या माई वीकनेस इज। आगे आपने सेंटेंस मुकम्मल करना हो। अब माई वीकनेस इज नथिंग कहने वाले बहुत सारे हैं, माई वीकनेस इज दिस, माई वीकनेस इज दिस। बट जब आपने पहले से अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट की होगी तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहले असेस किया होगा। जो वीकनेस आपने फॉर्म में लिखी थी अब वही वीकनेस यहां पे आपको मेंशन करनी है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होता। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जुमले 100 बनाने हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब है कि जो जुमले आपने बनाने हैं या जो सेंटेंस आपने लिखने हैं वो आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक लिखने हैं। आपको जब भी आईएसएसबी का कोई टेस्ट आए ना, पहले उसके बारे में सर्च करो कि ये टेस्ट लिया क्यों जा रहा है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वो आपसे क्या स्टोरी लिखवाना चाह रहे हैं? नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी को असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि एक स्टोरी जब इस पर्सन को हम देते हैं तो इसका माइंड किस सम्मत को जाता है। कोई नेगेटिव सम्मत को जाता है, पॉजिटिव सम्मत को जाता है। इस अगर पॉजिटिव सम्मत को जाता है इट मीन्स आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पॉजिटिव करेक्टर है, आप एक पॉजिटिव करेक्टर है। अगर नेगेटिव साइड को जाता है इट मीन्स आपका जो करेक्टर है वो नेगेटिव करेक्टर है। अगर आप हीरोइक बातें करते हैं इट मींस आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जब आप जीटीओस के पास जाएंगे, जब आप डिप्टी प्रेसिडेंट आपको असेस करेगा, आप उधर वो हीरोइक साबित नहीं होंगे तो पता चलेगा आप एक फेक पर्सनैलिटी हैं, आप गलत बात करते हैं। सो आप अब कैसे जवाब देना है? मैंने जैसे बोला माई वीकनेसेस। अब जब आपने वीकनेस की बात हो गई, आपने अपनी पर्सनैलिटी पहले से असेस की हुई थी, तो आपका जवाब अब शुड बी लाइक जो वीकनेस या जो खामी आप में है उसके मुताबिक हो। और वीकनेस या खामी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो खामी खामी हो, खामी खामी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी आपकी वीकनेस हो आप उसको इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, माई वीकनेस इज नर्वसनेस इन पब्लिक बट आई एम इंप्रूविंग। सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब ये आपकी वीकनेस है लेकिन आप इसको इंप्रूव कर रहे हैं, और यही वीकनेस आप यूज करते हो अपने सारे टेस्ट में। अब यहां पे आ जाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक आ जाता है जी वीकनेस। यहां पे आप वीकनेस को और लिख दो, तो असेस करने वाला जब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट देखेगा और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट देखेगा तो वो कहेगा इसे तो अपनी वीकनेस का ही नहीं पता। इट मींस आपको अपनी पर्सनैलिटी का ही नहीं पता, तो यहीं पे आप नॉट रिकमेंड हो गए। जब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, अब आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में लिख दिया कि आप स्विमिंग नहीं जानते फर्ज करो, या कुछ ऐसा लिख दिया जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं पिक्चर स्टोरी को। पिक्चर स्टोरी में आप अपना एक करेक्टर बिल्ड कर रहे हो जो हीरो आपने बनाया स्टोरी का, और वो स्विम कर रहा है, तो इट मींस आपकी पर्सनैलिटी में गड़बड़ है, क्योंकि आप तो स्विमिंग जानते ही नहीं। सो ये जितने भी बेटा टेस्ट होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इस बात को समझो। मोटे दिमाग में इस बात को बिठाना है आपको कि आपको जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिखना है वो आपको अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक लिखना है।
और अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट आपको पहले होनी चाहिए। ये बात याद रखें, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या जानते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। आप देख लो, वीकनेस इधर भी आ गई। यही तो मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। योर पर्सनैलिटी शुड बी यूनिक एंड बेस्ट, एंड योर ऑल टेस्ट एक्सप्रेस योर क्वालिटीज। समझ आइए आपको मैंने क्या लिखा। आपकी पर्सनैलिटी यूनिक होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, और आपके एक्शन, आपके वर्ड्स, आपके स्पीकिंग वर्ड्स आपकी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करें। हम्म। अच्छा, डे 2 के साथ ही मैं एक बात करने लगा हूं। अगर मैं 100 लेक्चर्स भी पढ़ाऊंगा ना साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, तो लास्ट पे एक बात जरूर कहूंगा। वो बात क्या होगी? अगर आपका दिल करे ना कि आप अपनी साइक डे को दूसरों को बताएं कि मैंने ये लिखा था, आपका दिल करे, तो आप समझ जाना कि आप रिकमेंडेड हो। अगर आपने अपने साइक डे के तमाम टेस्ट, यहाँ पे तो मैंने 4 टेस्ट लिखे हैं, इंशाल्लाह जब हम पूरे डेज को डिस्कस करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको डिटेल से स्टडी करवाऊंगा, एक एक टेस्ट के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको याद रखें, रिमेंबर। अगर आपका साइक डे बहुत अच्छा हुआ है ना, आपने अपनी सारी क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर दिया है अपने साइकोलॉजिस्ट के सामने, और अब आपका दिल कर रहा है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को बताओ कि मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ जो टेस्ट हुआ ये बड़ा अच्छा गया है, इस तरह का गया है, तो यकीन जाने आप रिकमेंडेशन के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। आफ्टर दैट हमारे पास डे 3 और 4, इसको हम बेसिकली जीटीओ डे भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो इनडोर काम होता है वो नहीं होता, मैक्सिममली आउटडोर काम होता है। कुछ चीजें हैं इंडोर भी, बट आउटडोर मैक्सिमम काम होता है आपका इस नहज में या इस पड़ाव में, इस दिन में। डे 3 एंड 4 जीटीओ टास्क। जीटीओ किसे कहते हैं? ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। जीटीओ क्या होता है? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। मींस अब साइक में तो आपने अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज एज वेल, आप ग्रुप में कितना अच्छे हो, ये सारा कुछ लिख दिया, लेकिन जो लिखा है उसको आप परफॉर्म करना है आपने प्रैक्टिकली, वो यहां पे परफॉर्म करना। जो आपने वर्ड्स उधर लिखे हैं, अब उनको एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया, एक्शन करने का काम। जो वर्ड्स आपने लिखे अब उनके मुताबिक आपको एक्शन करना है। आपने लिखा कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो अब कॉन्फिडेंस शो करना है। आपने लिखा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स आपने अपनी इधर प्रूव करनी है। सो पहला टेस्ट जो जीटीओ के सामने आता है, मैं पहले बता दूं कि जीटीओ क्या क्या ऑब्जर्व करता है। 3 4 क्वालिटीज ऐसी हैं जो जीटीओ ऑब्जर्व करता है। मींस पहली क्वालिटी जो जीटीओ ऑब्जर्व बेटा करता है वो आपकी लीडरशिप। अब एक लीडर जो होता है ना, उसके अंदर 3 4 क्वालिटीज होती हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। जो लीडर होता है, जो लीडर होता है ना, वो ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करता है, बल्कि वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी उसके अंदर होती है। जो लीडर होता है ना, वो फ्रंट से ग्रुप को लीड करता है। जो लीडर होता है ना, वो उसके अंदर बोसी एटीट्यूड नहीं होता। जो लीडर होता है ना, वो इनिशिएट लेता है। जो लीडर होता है ना, वो अपने पुअर फेलोज के साथ कोऑपरेट करता है। सो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज यहां पे जज करेगा जीटीओ, कि आप किस तरह से अपने ग्रुप को लीड करते हो, ग्रुप में रहते हुए कैसे काम करते हो, क्या आपके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी है, क्या आप किसी ग्रुप को लीड कर सकते हो, क्या आपको ग्रुप का लीडर बनाया जाए तो आप अपनी हुक्म तो नहीं थोपना स्टार्ट कर देते। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट जीटीओ, कि वो क्या जज करता है।
पहली चीज हो गई लीडरशिप। सेकंड चीज टीम वर्क। आप लीडर नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई तो आपके टीम का लीडर होगा। तो आप किसी लीडर के अंडर कितना अच्छा काम करते हो, इसे कहते हैं टीम वर्क। इसे क्या कहते हैं? टीम वर्क। आप अपने दूसरे, आप लीडर नहीं हो लेकिन फिर भी आप अपने फेलोज के साथ कोऑपरेशन करते हो, इसे कहते हैं टीम वर्क। टीम में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, आप उस पर गुस्सा करते हो, तो इट मीन्स आप टीम वर्क में काम नहीं कर सकते। तो आपकी टीम में काम करने की एबिलिटी जीटीओ जज करता है। थर्ड थिंग, अडाप्टेबिलिटी। जब आपका ग्रुप बनता है, जब आपकी एक टीम बनती है, तो उसमें सिंधी भी होते हैं, उसमें बलूची भी होते हैं, उसमें पंजाबी भी होते हैं, उसमें पठान भी होते हैं, उसमें शिया भी होते हैं, उसमें सुन्नी भी होते हैं, उसमें वहाबी भी होते हैं, उसमें मुसलमान भी होते हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, उसमें क्रिश्चियन भी होते हैं। तो पहली अडाप्टेबिलिटी ये आ गई कि आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ मिलके क्या काम कर सकते हो, ये जज किया। दूसरी क्वालिटी ये आ गई कि अब जब आप दूसरे लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपके अलावा किसी दो लोगों में झगड़ा स्टार्ट हो जाए। तो क्या करोगे आप उस टाइम जब झगड़ा स्टार्ट हो जाए? आपको न्यू कंडीशंस में टीम के साथ भेज दिया जाता है, उन न्यू कंडीशंस में सरवाइव करना अडाप्टेबिलिटी कहलाता है। सो अडाप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर, जो कि एक जीटीओ जज करता है। हम्म? आप शाउटिंग करते हो, डोमिनेटिंग करते हो, एक कोई एक अच्छे इंसान की क्वालिटी नहीं। अब हम आ जाते हैं टेस्ट पे कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। दो चार टेस्ट मैंने इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहले है जी ग्रुप डिस्कशन। ये इंडोर टास्क है, इंडोर टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है, एल शेप में बैठे हुए होते हैं स्टूडेंट्स, चेस नंबर दिस 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 एंड दिस, और आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आपने उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। एक हेल्दी डिस्कशन, जिसमें आप ना तो किसी के ऊपर डोमिनेट करेंगे ना शाउटिंग करेंगे। जब कोई बोल रहा होगा फर्स्ट ट्राई करें, आप इनिशिएट लें अगर आपको टॉपिक के बारे में अवेयरनेस है। अगर आपको टॉपिक के बारे में अवेयरनेस नहीं है, देन कीप क्वाइट एंड लिसन टू अदर्स जो इनिशिएट लेते हैं। उनको पहले लिसन करें। जब आप उनको लिसन करेंगे, चेस नंबर 32 को, 12 को, एंड आफ्टर दैट आपके जहन में कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे, देन स्टार्ट योर कन्वर्सेशन और दो चार सॉलिड पॉइंट्स अपने। दैट्स ग्रुप डिस्कशन, यही है। ग्रुप डिस्कशन में आपकी लिसनिंग एबिलिटी चेक हो रही होती है, और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक हो रही है, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी चेक हो रही होती है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकते हो अपनी पॉइंट्स से। अगर आपसे दो तीन बच्चे भी अगर कन्विंस हो जाते हैं, इट मीन्स आपकी ग्रुप डिस्कशन हेल्दी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, या इसे मिलिट्री प्लानिंग भी है। एक प्लान आपको दे दिया जाता है, मैप में एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, आपको एक टीम दी जाती है, टीम होती है, प्रॉब्लम दी जाती है मैप के अंदर। आपने उस प्रॉब्लम में देखना होता है कि विद इन टाइम आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे आपकी प्लानिंग एबिलिटी जज की जा रही होती है, आपकी मैनेजिंग एबिलिटी, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जा रही होती है। आप टीम से कितना अच्छा काम लेते हो, ये जज किया जा रहा होता है। ठीक है। आउटडोर टास्क आ जाते हैं, फिर उसमें ऑब्स्टेकल्स होती हैं। ऑब्स्टेकल जिसे हम इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। रोप क्लाइंबिंग होती है, टायर में से आपको गुजरना होता है, टार्जन स्विंग होता है, बॉक्सिंग रिंग होती है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो आपको करनी होती है। आफ्टर दैट प्लैंक्स की मदद से और टीम वर्क वाले काम आ जाते हैं, जिसमें आपको करेज दिखाना होता है। वो सारे काम आ जाते हैं, जैसे कमांड टास्क होता है, फाइनल ग्रुप टास्क होता है, हाफ ग्रुप रेस टास्क होता है, आफ्टर दैट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। तो दीज आर सम टास्क जिसमें आपको रोप दे दी जाती है, प्लैंक्स दी जाती हैं, ड्रम्स की मदद से आपने एक एरिया से, मतलब ये यहाँ से आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कुछ एरियाज आपके लिए इन बाउंड होते हैं, कुछ आपके लिए आउट आउट ऑफ बाउंड होते हैं। आगे कुछ पिलर्स टाइप बने होते हैं, पोल्स बने होते हैं लोहे के, आपने प्लैंक की मदद से इधर जाना है, पूरी टीम को इधर से इधर लेके जाना है। आफ्टर दैट यहाँ से एक और बल्ली वगैरह को इस्तेमाल करते हुए और प्लैंक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने फाइनल पॉइंट से निकलना होता है। दिस इज कॉल्ड एज सम टाइप्स ऑफ कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। आफ्टर दैट हाफ ग्रुप रेस टास्क होती है। हम इनको इंशाल्लाह इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे।
इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिए। इसमें आपकी इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन, ये मैंने तीसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखा है ना, बेसिकली इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में ये जज किया जाता है कि आप कितने डिटरमाइंड हो। आपसे एक ऑब्स्टेकल नहीं हो रही, आप उसको बार बार करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई ट्राई अगेन का मुजाहरा कर रहे हो, इट मीन्स आप डिटरमाइंड हो। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी जज की जाती है, आपका स्टेमिना जज की जाता है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में। आफ्टर दैट मैंने इसको डे 5 में अरेंज कर दिया, बट ये डे 4 में ही तकरीबन अब हो जाता है इंटरव्यू। क्योंकि पहले इंटरव्यू होता था साइक का अलग से इंटरव्यू होता था एंड डिप्टी प्रेसिडेंट का अलग से। अब साइक का जो इंटरव्यू है, अगर वो चाहें तो ले लें, अगर वो ना चाहें तो नहीं लेते। अब यहाँ पे जो ये फाइनल स्टेज इसको मैं कहता हूँ अक्सर, क्योंकि यहाँ पे डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू लेता है और ये मोस्ट सीनियर पर्सन होता है आपकी टेस्टिंग ऑफिसर्स में। ठीक है, मोस्ट सीनियर ये पर्सन होता है। और ये आपने साइक को बताया कि आपके वर्ड्स जो आपने लिखे, जीटीयू ने देखा आपके एक्शंस को। अब आपको वर्बली अपने मुंह से अपनी क्वालिटीज बतानी होंगी। वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डालेंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। आपको आपके वर्ड्स से अब जज करेंगे। अगर लिखे हुए वर्ड्स, काम किए हुए वर्ड्स और बोले हुए वर्ड्स सेम हो जाते हैं तो आप सिलेक्ट। यहाँ पे अब क्वेश्चंस आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे जा सकते हैं, फैमिली, एजुकेशन, हॉबीज, रूटीन आपकी क्या है, मोटिवेशन टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें चेक होता है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस वर्ड्स आपने बोले, एक्शन किए एंड लिखे वो सेम है तो आपकी कंसिस्टेंसी सेम है। अगर ये सेम है तो ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हो सकते हैं। एज वेल आपकी ऑनेस्टी भी चेक होती है, आप कितने ईमानदार हैं, कॉन्फिडेंस भी आपका चेक होता है। ठीक है, वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मतलब वो कह सकते हैं अगर हम आपको रिजेक्ट कर दें तो आप क्या करोगे, अगर आपसे कोई मिस्टेक या ब्लंडर हो गया है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप अपनी जूनियर्स के साथ कैसा बर्ताव करोगे, मिलिट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बेसिकली रेडी रहना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। आपकी जीएफ बीएफ वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इवन सेक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो बी वेयर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। नेक्स्ट है जी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब मैं ये चीजें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ऊपर मैं अब आपको बता के आ गया हूँ। वैसे मैं एक एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी पे एक एक लेक्चर दूंगा, लेकिन मेनली जो क्वालिटीज चेक होती हैं वो पहले आपकी इंटेलिजेंस से चेक होती है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सोशल स्किल्स आपकी चेक होती हैं, आप कितना कोऑपरेशन करते हैं। अडाप्टेबिलिटी की क्वालिटीज हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग। पर्सनैलिटी आपकी, कॉन्फिडेंस, करेज, डिटर्मिनेशन, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इंड्योरेंस, जैसे फिजिकल स्टेमिना होता है। अच्छा, इस पे मैं मजीद बात करना चाहूँ। अब जैसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, बट इट मीन्स के क्विक लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली थिंक करना किसी चीज को पॉजिटिवली, ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है कि आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं एंड उसी कंडीशन में आप डिसीजन लेते हैं, इसे कहते हैं इफेक्टिव रीजनिंग या रीजनिंग इंटेलिजेंस। आफ्टर दैट सोशल अडाप्टेबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक ग्रुप में कैसे एडजस्ट होते हो। मैं पढ़ा के आया हूँ अडाप्टेबिलिटी का एक मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया कि आप एक ग्रुप में कैसे एडजस्ट होते हो, बेसिकली ये अडाप्टेबिलिटी है। कॉपरेशन, आप ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ कैसे कॉपरेट करते हो, दूसरों की मदद करते हो। टीम स्पिरिट यहाँ पे आपका चेक किया जाता है। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसे, कि अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी से करना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनिशिएटिव है कि वेट किए बगैर दूसरों का खुद एक्शन लेना, जब आपके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है तो इनिशिएटिव। पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो नर्वस नहीं। जो पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो हर चीज का क्लियर जवाब देता है, ये बात याद रखें। फिर करेजनेस आपकी चेक की जाती है, मतलब आप किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज को विदाउट एनी प्रेशर फेस कर सकते हो, ये आपकी करेजनेस कहला है। आफ्टर दैट डिटर्मिनेशन है आपकी बेटा, कि आप अंडर प्रेशर या एक आपसे फेल हो रही है चीज तो आप उसके बारे में ट्राई ट्राई अगेन करते हो, उसके बारे में अगेन एंड अगेन सोचते हो, इम्प्रूवमेंट के बाद
इसे डिटर्मिनेशन, एंड आफ्टर दैट स्टेमिना आ जाता है या इंड्योरेंस आ जाती है कि आपका माइंड की इंड्योरेंस क्या है और बॉडी की इंड्योरेंस क्या है। आप अपने वर्ड्स में लिख देते हो आप बड़े बहादुर हो, और बॉडी आपकी फैटी हो, आपसे भागा ही ना जा रहा हो, आपसे लाइक आपके बाजुओं में दमखम ही ना हो, तो क्या फिजिकल स्टेमिना। ओके, आफ्टर दैट बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन जो अक्सर कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं, वाई कैंडिडेट्स फेल। कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं? लाइक वी कैन से, अगर 100 स्टूडेंट्स टेस्ट देने जाते हैं, आईएसएसबी देने जाते हैं कमेटी का सामना करने, तो उसमें से 2 या 3 कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं। क्यों? वजह, पहली वजह, फेक पर्सनैलिटी, प्रिटेंड टू बी सम टाइप ऑफ हीरो। कुछ स्टूडेंट्स प्रिटेंड करते हैं कि वो हीरो की तरह। फेक पर्सनैलिटी, फेक पर्सनैलिटी। फेक पर्सनैलिटी में क्या होता है? झूठ बोलना अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है वो बोलोगे तो इट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी फेक। झूठ लिखना, आपकी पर्सनैलिटी फेक है। अपनी पर्सनैलिटी को छुपाना, आपकी पर्सनैलिटी फेक है। भाई सबके अंदर, किसी के अंदर भी बैड क्वालिटीज हो सकती हैं। इट डज नॉट मीन्स कि आप उसको छुपाओ, इट मीन्स कि आप उसको इम्प्रूव करो और उस बैड क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी बनाओ। हम क्या करते हैं, हम अपनी उस चीज को जो हमें लग रही होती है कि ये हमारी बैड क्वालिटी है, हम उसको इम्प्रूव करने की बजाय छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि फेक पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा सबब है। सेकंड, इनकॉन्सिस्टेंट आंसर्स। इनकॉन्सिस्टेंसी जो है ना, इनकॉन्सिस्टेंसी ये एक्सपोज होती है। मतलब आप वैट में लिखोगे आप बहादुर हो, आप एससीटी में लिखोगे आप बहादुर हो, आप स्टोरी में लिख दोगे आप बहादुर हो, लेकिन आप ओपीआई में फंस जाओगे। आप किसी ना किसी टेस्ट में ये जरूर, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी फेक है ना। आप बहादुर, ब्रेवनेस आप बता तो रहे हो सबको कि आप बड़े ब्रेव हो, लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी ही फेक है तो किसी ना किसी एक्शन से आप पकड़े जरूर जाओगे कि आपकी, आपने जो लिखा है ब्रेवनेस, आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं। ब्रेवरी डज नॉट मीन्स कि आप किसी से लड़ेंगे तो बहादुरी शो होगी। आपकी ब्रेवरी आपके इंटरव्यूज में जो सिचुएशन से पूछी जाएंगी उसी से जाहिर हो जाएगी। आपकी ब्रेवरी आपकी ग्रुप डिस्कशन से ही शो हो जाएगी। आपके पब्लिक स्पीकिंग और लेक्चरेट के टॉपिक्स से ही शो हो जाएगी। आपके जीटीओ टास्क में ही आप कह दो कि मेरे अंदर डिसीजन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, लेकिन जब आप ड्यूरिंग योर कमांड टास्क अच्छी तरह से ग्रुप को कमांड ही ना कर सको, तो कहाँ गई आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी? जब आपने लिखा कि मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी आप अपनी मिलिट्री प्लानिंग में शो नहीं कर पाए, तो कहाँ गई आपकी वो क्वालिटी? वो गई आपकी फेक पर्सनैलिटी की टोकरी में और रद्दी की टोकरी में। आपका रिकमेंडेशन, सो नेवर एवर बी फेक, और आपके आंसर्स इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए। अगर आपकी वीकनेस है बैड हैंड राइटिंग, तो थ्रू आउट आपकी वीकनेस टिल योर इंटरव्यू बैड राइटिंग ही होगी। नेगेटिव थिंकिंग, हम सॉरी टू से ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पे थिंकिंग पे कोई रोकथाम नहीं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव हो। तो ए पर्सन विद पॉजिटिव माइंडसेट वो ही आईएसएसबी में जाके सरवाइव कर सकता है। जिन कैंडिडेट्स की नेगेटिव थिंकिंग होती है वो होपलेस शो कर देते हैं अपने आप को। नेगेटिव का ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान गंदा हो। नेगेटिव का मतलब होता है आप नाउमीदी शो कर दो, मायूसी शो कर दो, आप हर चीज को नहीं नहीं कहना स्टार्ट कर दो, आपके अंदर क्वालिटी ही कोई नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग ये है कि आप सेक्स को पता नहीं क्या समझो। आपको एक पोर्न वर्ड आया तो आपके जहन में गंदा जो ख्याल आया है ना, वही नेगेटिविटी। सो नेगेटिव थिंकिंग पे ओवरकम करने का बेहतरीन जरिया है इस्लाम के साथ अटैच होना, कुरान पढ़ना, मूवीज से दूर भागो। आई कैन नॉट से लाइक के आप मूवीज ना देखो, आप देखो, ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, बट आई एम सेइंग कि कुछ लेसन दो, कुछ लेसन दो।
अच्छा जी, फोर्थ वन इज ओवर कॉन्फिडेंस। ये एक लेक्चर मैंने जो रिकॉर्ड किया, ये तकरीबन 1 घंटे का है, और इसमें मैंने जितनी आपको बातें बताई हैं, शायद कोई आईएसएसबी इंस्ट्रक्टर अपनी पेड ग्रुप्स में ये चीज बताता हो या अपनी पेड क्लासेस। ये मैंने बात की है। अब जब आपने ये बात सुनी तो आपने कहा सर ने जो हमें बातें बताई हैं वो वाकई बड़ी अच्छी बातें थी, और आप ओवर कॉन्फिडेंट होना ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ही ओवर कॉन्फिडेंट और मगरूर होते हो। किसी भी एक बात पे, एक स्टैंडर्ड पे आके आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना बेटा, ये मरवा देता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज डोमिनेट करना अपने को। चेस नंबर 36, ये करें आप, लिसन टू मी केयरफुली, डू इट नाउ, शाउटिंग करना, डोमिनेट करना ग्रुप के ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस को शो करना। या नसीहतें करना, ऑर्डर देना, बॉसीनेस को शो करना। नेवर एवर शो दीज बैड क्वालिटीज। पुअर बॉडी लैंग्वेज, वाओ, या वीक बॉडी लैंग्वेज, व्हाट अ स्पेशल पॉइंट, पुअर बॉडी लैंग्वेज। आप वर्ड्स तो बोल रहे हैं बड़ी अट्रैक्टिव, आप वर्ड्स तो बोल रहे हैं बड़े पुरजोश, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप वर्बली कुछ और बोल रहे हैं, इशारे आपके अलग हो रहे हैं, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हो कर्जनेस के बारे में कि वाकई आप बड़े करेजनेस है आपके अंदर, लेकिन आपकी लेग नीचे से शेक कर रही है और आप ऐसे ऐसे शेक कर रहे हैं। पूर बॉडी लैंग्वेज। फेक स्माइल, आपने अपने चेहरे पे फेक स्माइल रखी हुई है, पुअर बॉडी लैंग्वेज। अग्रेसिव गेस्चर देना, बहस पे उतर आना, पुअर बॉडी लैंग्वेज। माथे पे बार बार पसीना आना और उस पसीने को ऐसे करके ऐसे करना, पुअर बॉडी लैंग्वेज। तो पुअर बॉडी लैंग्वेज कैंडिडेट्स को फेल करवाने में बड़ा अहम किरदार। कंप्लेनिंग एटीट्यूड, वाह। चेस नंबर 31, हमारा एक चेस नंबर था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड बहुत था। वो आई थिंक सो मेजर या एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर, उसका बेटा था। लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी थी जो हमने भी जज की, लेकिन बाद में वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड बड़ा था उसका। इवन कैसे जज किया, जब वो रूम में जाता था ना, जब वो रूम में जाता था अपनी फेलोज के साथ, अलग चेस नंबर्स के साथ, तो वो वहां पे जाके ये डिस्कस करता था कि आज ग्रुप डिस्कशन में ना इस बंदे ने सही से नहीं किया, इसकी वजह से हमारा ये जो टास्क है ना ये सही नहीं गया। तो उसका एटीट्यूड कंप्लेनिंग था। अब वो करता बात हमारे साथ था, लेकिन इस एटीट्यूड को साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेते हैं और फेल कर देते उस बंदे को, नॉट रिकमेंड। आफ्टर दैट, द वेरी इंपॉर्टेंट ईगो। ईगो क्या है जी? अपने वीक मेंबर्स को इग्नोर करना। अगर कोई पर्सन देहाती है तो उसको अपने से नीच समझना, और कोशिश करना कि आप अलोन ही शाइन करो। शाइन अलोन, एक वर्ड याद रखना। ये वर्ड मुझे मेरे सर ने बताया था कि जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तब आप एक ग्रुप में काम करते हो, वहां पे आपको अकेले शाइन नहीं करना कि आप डिप्टी प्रेसिडेंट की नजरों में आने के लिए बाकी ग्रुप को पीछे धकेल दो और खुद अपने आप को शाइन करो। ऐसा करो, ऐसा करो, ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, ताकि आप खुद जीटीयू की नजरों में या डिप्टी प्रेसिडेंट की नजरों में आ जाओ। इसे कहते हैं शाइन अलोन। और ये एक ईगो की किस्म है, और ये जिनके अंदर क्वालिटी होती है वो भी कैंडिडेट्स नॉट। सो नॉट रिकमेंडेशंस की मैंने आपको 7 रीजंस दी। इन 7 रीजंस को पढ़ लो, मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है एक एक चीज। 10th नंबर पे हमारे पास पॉइंट है प्रेपरेशन। इन सारी चीजों की प्रेपरेशन, इन सारी चीजों की प्रेपरेशन। एंड आफ्टर दैट मेरे स्टूडेंट्स गोल्डन रूल ये फॉलो करेंगे। बेटा आपको नेचुरल रहना, कुदरती रहना है। मुझे आपने देखे बोलते हुए, मैंने अपना लहजा चेंज किया। मैं बेसिकली एक बैकवर्ड एरिया से, मेरी उर्दू में आपको पंजाबी की झलक नजर आए, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यही मेरा लहजा है, यही मेरी पहचान है, और इसी लहजे के साथ मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में सेट हूँ, इसी लहजे के साथ। तो नेचुरल रहना,
आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज हैं उन्हीं को बाहर निकालें। फेक बनने की कोशिश नहीं। ईमानदारी से हर एक चीज का जवाब। पॉजिटिव माइंडसेट रखें, पॉजिटिव लोगों के पास बैठें, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी रखें, एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी ना हो जाए, एक्सट्रीमली नेगेटिव भी ना हो जाए। कोऑपरेटिव बनना है, जितना आप ग्रुप में कोऑपरेट करोगे चांसेस इंक्रीज होंगे। और काम रहना है, नर्वस नहीं होना, और अग्रेशन नहीं दिखाना, ईगो नहीं दिखाना, बस काम है। सो नेचुरल पर्सनैलिटी, पॉजिटिव माइंड, टीम स्पिरिट और लीडरशिप, चार चीजें मिलेंगी, आपकी सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पूरी होगी। थैंक यू। यही मेरा आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको आईएसएसपी के बारे में गाइड बतानी थी, गाइड करना था कि आईएसएसपी बेसिकली है क्या। कुछ भी नहीं है, तीन चीजें। फिर से लिख रहा हूं, जो आपने लिखा, जो आपने बताया वर्बली, जो आपने परफॉर्म किया, ये एक्ट किया, अगर इन सब में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं और सेम हैं, आप रिकमेंड। इतना आसान है रिकमेंड होना, बस इतना आसान है रिकमेंड। इस लेक्चर के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आगे